अंधेरी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 अप्रैल 2024। देखो कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड हुए, 30 अप्रैल 2024 को। ओके, टू एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जैन 2024। कब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 जैन 2024। द परचेज प्राइस वॉज एग्रीड एट ₹90,000 payable to equity shares of ₹10 each. The following is the profit and loss account for the year ended 31st December 2024। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है। टाइम रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी टाइम रेशियो के लिए हमें 3 डेट चाहिए। एक तो फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग डेट चाहिए, ठीक है। तो 3 डेट चाहिए, जैसे जैसे कि डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट है डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज। डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज, ठीक है। अभी डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिया है 31 दिसंबर 2024। तो डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 31 दिसंबर 2024। ओके, जो ईयर 31 दिसंबर 2024 को क्लोज होता है उसकी ओपनिंग डेट, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन क्या चाहिए यहाँ पे, 1 जैन 2024। देखो दिसंबर को ईयर एंडिंग है, तो ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 जैन को। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन लिख लिया 1 जैन 2024। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड क्या है, तो यहाँ पे दिया है, देखो इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल 2024 ये हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड डेट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 अप्रैल 2024, ये हमारी हो गई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी 1 जैन से लेके 30 अप्रैल कितने मंथ्स होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पे आपके हो गए 4 मंथ्स। उसके बाद 30 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक अप्रैल है, अप्रैल काउंट नहीं होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 8 मंथ्स। यहाँ पे लिखो 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे 4 मंथ्स के लिए प्री पीरियड, और 8 मंथ्स हमारा क्या है, पोस्ट पीरियड है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम रेशियो निकालने के लिए पहले तो हमारे 4 मंथ्स आए, तो 4:8, तो इसको हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है 1:2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आपका टाइम रेशियो हो गया 1:2। ओके, अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी उन्होंने, द ईयरली। देखो पहले क्या किया हमने, ये इंफॉर्मेशन देख ली, उसके ऊपर से हमने टाइम रेशियो को कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे ट्रेडिंग है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग के आइटम है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये हमें यूजफुल नहीं होगा। ठीक है,
तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारे यूज़फुल नहीं है। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे कि सैलरी, बैड डेप्स, यहाँ से लेके हमें पोस्टिंग करना है और क्रेडिट साइड का भी पोस्टिंग करना है। लेकिन पहले तो हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। पहले हमने टाइम रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद अभी हम एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है ईयरली टर्नओवर अमाउंटेड टू ₹3 लाख। ईयरली टर्नओवर कितना दिया है? ₹3 लाख। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दी है द ईयरली टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। ईयरली टर्नओवर टू ₹3 लाख। 3 लाख रुपीस हमारा ईयरली टर्नओवर है। विच सेल्स अप टू 1 मई 2024। 1 मई 2024 तक का सेल्स है 10,000। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 लाख सेल्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, सेल्स रेशो निकालने के लिए यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट में सेकंड सेल्स रेशो, ओके। अभी सेल्स रेशो निकालने के लिए फिर से जो टाइम रेशो के लिए डेट ली वो लिख लेंगे यहाँ पे। 1 Jan 2024, 30 अप्रैल 2024, 31 दिसंबर 2024, ये हमने डेट लिख ली है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है द ईयरली टर्नओवर ₹3 लाख, मतलब पूरे ईयर का टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, वो हमारे पास है 3 लाख रुपीज। ऑफ विच सेल्स अप टू 1 मई 2024, मतलब 1 मई 2024 तक हमारा सेल्स कितना है? 1 लाख। अभी 1 मई 2024 का मतलब देखो, 1 मई 2024 का ही मतलब 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 एंड 1 मई 2024 ये सेम ही है, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट डे है। ठीक है, तो 1 जैन से लेके 1 मई तक हमारा सेल्स कितना है? 1 लाख रुपीज। अगर प्री पीरियड का सेल्स 1 लाख रुपीज है अप टू 1 मई या अप टू 30 अप्रैल, तो रिमेनिंग सेल्स कितना होगा? पूरा तो सेल्स आपके पास 3 लाख है, 3 से अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो पोस्ट पीरियड के लिए आपका सेल्स हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ये हो गया पोस्ट। ओके, चलो अभी इसका रेशो कैसे आएगा? 1 लाख प्री पीरियड का सेल्स है 1 लाख रुपीज और पोस्ट पीरियड का सेल्स है 2 लाख रुपीज। ठीक है, जो सेम जीरो है उसको कैंसिल करना है, रिमेनिंग अमाउंट है 1:2, तो हमारा सेल्स रेशो भी आ गया 1:2। टाइम रेशो भी हमारा क्या है? 1:2। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल ऑन 30 जून 2024। परचेज कंसिडरेशन हमें कब सेटल करना है? थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट उन्होंने दी है परचेज कंसिडरेशन, सॉरी सेकेंड एडजस्टमेंट है परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल ऑन 30 जून 2024। परचेज कंसिडरेशन, ये थर्ड वर्किंग नोट हो जाएगी। परचेज कंसिडरेशन कब सेटल हो रहा है? 30 जून 2024 को परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन की डेट है 30 जून 2024। 30 जून 2024 को परचेज कंसिडरेशन सेटल हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो डेट है
ये हमें किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इंटरेस्ट टू वेंडर का जो और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके लिए परचेस कंसिडरेशन की डेट इम्पॉर्टेंट है। मतलब परचेस कंसिडरेशन अगर प्रॉब्लम में दिया है तो उसके ऊपर से हम रेशो निकालेंगे और वो रेशो इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी रेशो कैसे आएगा, जो टाइम रेशो के लिए हमने डेट लिए वो फिर से लिख लेना, 1 Jan 2024, एक लाइन छोड़ दो, 30 April 2024, फिर से वन लाइन लीव करनी है, 31 December 2024। ये हो गई हमारी टाइम रेशो की डेट। अभी यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कब तक दिया है उन्होंने, 30 जून 2024। अभी 30 जून 2024 कहाँ फिट हो रही, देखो 30 अप्रैल और 31 दिसंबर के बीच में, तो 30 जून 2024। अभी हमारे पास 4 डेट हो गई। अभी हमने ये डेट लिखी है 30 जून 2024, तो लास्ट डेट हमारे लिए इरिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो 1 Jan, 30 अप्रैल और 30 जून, यहाँ से हम अभी क्या करेंगे, रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 Jan से लेके 30 अप्रैल तक आपके हो रहे 4 मंथ्स, मतलब ये हो गया प्री पीरियड। उसके बाद अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल तो नहीं आएगा, मई एंड जून, तो यहाँ पे आपके कितने मंथ्स हो जाएंगे, 2 मंथ्स। तो ये आपका हो गया पोस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट टू वेंडर का आपका रेशो आने वाला है 4:2, मतलब 2:1 में हम इंटरेस्ट टू वेंडर को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब इंटरेस्ट टू वेंडर के लिए हमारा रेशो क्या आने वाला है, 2:1 रेशो में हम इंटरेस्ट टू वेंडर को कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखना, परचेस कंसिडरेशन की अगर एडजस्टमेंट है तो वो इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए यूज़फुल होती है, और वहाँ से सिर्फ हमें डेट लेके वहाँ पे हमें क्या करना है, रेशो निकालना है, और वो रेशो हम इंटरेस्ट टू वेंडर के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अभी थर्ड एडजस्टमेंट में क्या दिया उन्होंने, बैड डेप्स ₹300। ये क्या है, बैड डेप्स ₹300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब ₹300 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बैड डेप्स है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो, यहाँ पे बैड डेप्स है आपके पास, कितनी अमाउंट है बैड डेप्स की, 1500। करो वर्किंग नोट, 4th वर्किंग नोट होगी आपकी। अभी बैड डेप्स है आपके पास 1500। तो उन्होंने बोला है कि बैड डेप्स ₹300 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आपको पता है जो भी कुछ अमाउंट है वो एक तो हमें प्री पीरियड के लिए पोस्ट करना है या पोस्ट पीरियड के लिए पोस्टिंग करना है कि नहीं, प्रायर या आफ्टर। तो उन्होंने बोला है कि ₹300 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, मतलब ₹300 हमारे पोस्ट कॉलम में आने वाले हैं। अगर 1500 से 300 माइनस हो जाएंगे तो प्री पीरियड के लिए बैड डेप्स आने चाहिए आपके 1200। डन। ओके, नेक्स्ट 5th एडजस्टमेंट क्या होगी, वर्किंग नोट, रिकवरी ऑफ बैड डेप्स। ये दिया है देखो, रिकवरी ऑफ बैड डेप्स वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2022। मतलब 2022 के हमारे बैड डेप्स थे, 2022 के हमारे बैड डेप्स है, और वो बैड डेप्स रिकवर हो रहा है। ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेप्स, अगर वो बैड डेप्स की रिकवर हो रहा है तो वो पूरी अमाउंट प्री कॉलम में आनी चाहिए, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मतलब प्री कॉलम में हम रिकवर ऑफ बैड डेप्स के ₹2000 लिखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हो गई है। अभी हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, जैसे कि सैलरी,
प्रॉफिट एंड लॉस का अभी हम पोस्टिंग करेंगे कि सैलरी है, बैड डेब्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट टू वेंडर, जनरल एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन एंड नेट प्रॉफिट, ये पूरा हमें क्या करना है ना, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में है ग्रॉस प्रॉफिट और बैड डेब्स, ये भी हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कोई आइटम हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई आइटम्स हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट हुई है तो वो हम एडजस्टमेंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि बैड डेब्स के ऊपर हमने एडजस्टमेंट की थी, देखो यहाँ पे बैड डेब्स के ऊपर एडजस्टमेंट हो गई, इंटरेस्ट टू वेंडर्स के ऊपर एडजस्टमेंट हुई है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट बैड डेब्स रिकवर्ड के ऊपर एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये जो आइटम्स दिए हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस है वो हम रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी कौन से एक्सपेंसेस सेल्स रेशो में जाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस टाइम रेशो में जाएंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो पहले आप क्या करो, ऐसे कॉलम बना लो। इन द बुक्स in the books of अंधेरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट showing profits prior to and post incorporation, ठीक है। और डेट देनी यहाँ पे आपको, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेट है वो यहाँ पे लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, ओके। चलो अभी हम कॉलम बनाने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम आपको कंपलसरी आएगा, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट यही रहने वाला है हर एक प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बेसिस ऑफ एलोकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा यहाँ पे रेशो, नेक्स्ट आएगा टोटल, ठीक है। अभी ये जो कॉलम है ये आपका है प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब फर्स्ट जो ये दो कॉलम है ये आपके हो जाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। उसमें ये कॉलम आएगा डेबिट के लिए, ये कॉलम आएगा क्रेडिट के लिए। इसके बाद ये आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये डेबिट आएगा और ये क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। अभी हम क्या करने वाले ना, ये नीचे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है तो ये सब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। देखो क्रेडिट साइड में पहले तो आपको क्या दिख रहा है, पहले तो फर्स्ट आइटम हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद नीचे क्या दिया है उन्होंने, बैड डेब्स दिए हैं। तो अभी हम उसको एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
ओके, क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये देखो ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट और ये है बैड डेब्ट्स। तो ये 90,000 और 2,000 हमें यहाँ पे क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब प्रॉब्लम हमारा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स में ग्रॉस प्रॉफिट, इसको आपको 2 बाय नहीं लिखना है, सिर्फ ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट क्यों मिलता है, क्योंकि हम सेल्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हमेशा सेल्स रेशो में जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल्स रेशो में आना चाहिए। तो हमारा सेल्स रेशो क्या दिया है उन्होंने, 1:2 है। अमाउंट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट की, 90,000 रुपीज़। अभी 90,000 रुपीज़ 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 1 + 2 मतलब 3। 90,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, 30,000 का 1 पार्ट आ जाएगा। 30,000 इंटू 1 एंड 30,000 इंटू 2 क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर रहे, तो प्री इनकॉर्पोरेशन के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है 30,000 प्री कॉलम में, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के क्रेडिट साइड के कॉलम में आपको लिखना है 60,000 रुपीज़। क्या किया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट को 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आपको क्या दिख रहा है, बैड डेब्ट्स। तो अभी बैड डेब्ट्स के लिए हमने वर्किंग नोट बनाई थी, है कि नहीं। तो वर्किंग नोट में हमने क्या किया था, जिसकी हम वर्किंग नोट बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्चुअल लिखेंगे। तो बैड डेब्ट्स के वर्किंग नोट में हमने देखा था कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, तो रिकवर्ड बैड डेब्ट्स हमेशा कहाँ पे आते हैं, प्री में आते हैं। तो अभी बैड डेब्ट्स की अमाउंट आपके पास कितनी है, 2,000। टोटल में हम लिखेंगे 2,000 और प्री के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 2,000। ओके, पोस्ट में अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पे पोस्ट में अमाउंट नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम टोटल करने वाले हैं 90 + 2,000, मतलब हमारे टोटल आ जाएगी आपकी यहाँ पे 92,000। ओके, अभी क्रेडिट साइड तो कंप्लीट हो गई। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सैलरी, बैड डेब्ट्स, ये हम आइटम अभी पोस्टिंग करने वाले हैं, सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग करते। तो यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी। अभी एक तो टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे डिसाइड होगा, सैलरी। सैलरी हमें टाइम टू टाइम मंथली पेमेंट करना होता है, तो जो आइटम हम मंथली पेमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, वो हमें टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ पे लिखो टाइम, टाइम रेशो हमारा आया है 1:2। सेल्स रेशो और टाइम रेशो क्या है, सेम है। यहाँ पे लिखो टोटल कॉलम में 12,000 रुपीज़। अभी 12,000 रुपीज़ 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो आपका 4th डेबिट कॉलम स्टार्ट हो गई। तो 4,000 प्री के डेबिट कॉलम में लिखिए, 4,000 इंटू 2 डेबिट के पोस्ट कॉलम के डेबिट में लिखिए 8,000 रुपीज़। ओके, सैलरी हो गया। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स, लिखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स के लिए भी हमने वर्किंग नोट बनाई थी। अगर बैड डेब्ट्स के ऊपर वर्किंग नोट नहीं होती तो हम बैड डेब्ट्स क्या करते हैं ना, सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। क्यों, क्योंकि देखो बैड डेब्ट्स कहाँ से तैयार होते हैं, डेटर से। डेटर्स मतलब डेटर जो हमें अमाउंट नहीं देते हैं वो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं। तो डेटर्स कहाँ से तैयार होते हैं, सेल्स से। तो बैड डेब्ट्स हमेशा सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अभी उन्होंने वर्किंग नोट दी थी, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल। तो हमारे पास बैड डेब्ट्स की अमाउंट कितनी है, 1,500 है। तो हमने वर्किंग नोट में किया था कि 1,200 हम प्री में लिखेंगे और 300 रुपीज़ क्या करेंगे, पोस्ट में लिखने वाले हैं। इसकी वर्किंग नोट ऑलरेडी हमने बनाई है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स के बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी देखो कुछ आइटम जो होते हैं ना वो सिर्फ ईयरली एक ही बार हमें पेमेंट करना होता है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट टाइम रेशो में भी नहीं जाने वाला है या सेल्स रेशो में भी आपका डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक ही बार हमें ईयरली देना है, तो वो आने वाला है आपका पोस्ट में। हमेशा याद रखो डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा कहाँ पे जाने वाला है, पोस्ट में जाएगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे पास है 2,500 रुपीज़ और पोस्ट कॉलम में हम लिखने वाले हैं 2,500। पोस्ट के डेबिट कॉलम में आपको लिखना है 2,500। यहाँ पे प्री के कॉलम में बैड डेब्ट्स डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है, डायरेक्टर फीस। अभी
डायरेक्टर फीस भी एक ही बार हम देते हैं तो वो भी पोस्ट में जाएगी, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाएगी। डायरेक्टर फीस हमारे पास कितनी है, 2400 डायरेक्टर फीस है। लिखो यहाँ पे 2400 को पोस्ट में लिखना है। ओके, डायरेक्टर फीस के बाद उन्होंने दिया है ऑडिट फीस। अभी ऑडिट ईयरली करते हैं वो भी पोस्ट में जाएगा। यहाँ पे लिखो ऑडिट फीस। ठीक है, ऑडिट फीस भी ईयरली एक्सपेंसेस है इसलिए ये भी पोस्ट में जाना चाहिए। तो ऑडिट फीस के अमाउंट आपके पास है 3100, तो पोस्ट कॉलम में लिखो 3100। ओके, ऑडिट फीस के बाद उन्होंने दिया है डिस्काउंट अलाउड 1800। ठीक है, तो किसे हम डिस्काउंट देंगे, जो हम सेल्स करने वाले हैं उसके ऊपर हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड आपका जाएगा सेल्स रेशो में। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे जाना चाहिए, सेल्स रेशो में। लिखो यहाँ पे सेल्स रेशो हमारा है 1:2। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 1800। हम सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देने वाले हैं इसलिए ये जाएगा सेल्स रेशो में। 1800 को आप सेल्स रेशो में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 1000 को 3 से डिवाइड कीजिए, मतलब 600 का 1 पार्ट होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है 600 और यहाँ पे आने वाला है आपका 1200। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड होने के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हम ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ हम अगर 6 मंथ्स का भी डेप्रिसिएशन होता है या 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है या मंथली भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपका जाएगा टाइम रेशो में। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ से जाएगा, टाइम रेशो में। तो लिखो यहाँ पे टाइम रेशो आपका है 1:2। अभी आपके पास डेप्रिसिएशन के अमाउंट है 12,000 रुपीज़। 12,000 को टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1:2, तो कितनी अमाउंट आएगी, 4,000 एंड 8,000। लिखो यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे आपको लिखना है 8,000 रुपीज़। ओके, डेप्रिसिएशन के बाद उन्होंने दिया है इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर्स, अभी इंटरेस्ट टू वेंडर के हमने क्या की थी ना, वर्किंग नोट बनाई थी। तो ये जाएगा आपका एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जाएगा। तो वहाँ पे हमने एक्चुअल में रेशो भी निकाला था, वो रेशो आपका था इंटरेस्ट टू वेंडर का रेशो था 2:1। क्या रेशो था, 2:1। मतलब इंटरेस्ट टू वेंडर हम 2:1 रेशो में कैलकुलेट करने वाले हैं। इसकी वर्किंग नोट ऑलरेडी हमने बनाई है। इंटरेस्ट टू वेंडर के अमाउंट हमारे पास है 1,500। 2:1 रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 1,000 रुपीज़ प्री कॉलम में आने वाला है और 500 रुपीज़ आपका जाएगा पोस्ट कॉलम में। इंटरेस्ट टू वेंडर के बाद आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, हमें एक्सपेंसेस टाइम टू टाइम पेमेंट करना होगा। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका जाने वाला है टाइम रेशो में। लिखो यहाँ पे टाइम रेशो आपके पास है 1:2। अमाउंट है जनरल एक्सपेंसेस की 2,400। 2,400 को 1:2 रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो आपकी अमाउंट आने वाली है 800 एंड 1,600। यहाँ पे लिखो 800 और यहाँ पे लिखना है आपको 1,600। ओके,
नेक्स्ट है पब्लिसिटी चार्जेस। अभी पब्लिसिटी चार्जेस का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज क्यों करेंगे हम? तो सेल्स इंक्रीज होने के लिए, है कि नहीं? तो पब्लिसिटी चार्जेस सेल्स रेशो में जाने वाला है। पब्लिसिटी चार्जेस सेल्स रेशो, सेल्स रेशो है आपका 1:2। अभी इस प्रॉब्लम में ना टाइम रेशो और सेल्स रेशो सेम ही है, तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो अलग भी हो सकता है, होता ही है। मतलब ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे सेम आ रहा है। अभी पब्लिसिटी चार्जेस है तो उसकी अमाउंट है 12,000 रुपीज़। 12,000 को 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो प्री के लिए आपकी अमाउंट आने वाली है 4,000 और पोस्ट के लिए आपकी अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लिखो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करना होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट हमारे पास है, कितनी अमाउंट है? 4,800 टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टाइम रेशो यहाँ पे लिखना है 1:2। अमाउंट है 4,800। करो 4,800 को टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, तो आपकी अमाउंट यहाँ पे आने वाली है 1,600 और ये आएगी 3,200। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद उन्होंने दिया है कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन। तो कमीशन आपका कहाँ पे जाएगा? कमीशन आपका जाना चाहिए सेल्स रेशो में। लिखो वहाँ पे कमीशन टू ट्रैवलिंग टू सेल्समैन। सेल्स रेशो में आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है, तो नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हमें क्या नाम देना है? नेट प्रॉफिट नाम देना है। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या नाम देने वाले हैं? नेट प्रॉफिट नाम देने वाले हैं। अभी आपको यहाँ पे लिखना है
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन, लिखो यहाँ पे कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन। ठीक है, तो अगर हम सेल्समैन को कमीशन दे रहे तो सेल्स इंक्रीज के लिए दे रहे ना, तो ये आपका जाएगा सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो आपके पास है 1:2 और कमीशन की अमाउंट हमारे पास है 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो 6,000 रुपीज़ आपको क्या करना है 1:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब यहाँ पे आपकी अमाउंट आनी चाहिए 2,000 और यहाँ पे आपकी अमाउंट आनी चाहिए 4,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहा है। अभी नेट प्रॉफिट जो है ना, तो नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर होती है ना, उसको हम नेट प्रॉफिट नाम देने वाले। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है ना, ये टोटल कॉलम की टोटल लेनी है। मतलब ऊपर से लेके कहाँ से 12,000, 1,500, 2,500 से लेके यहाँ तक 6,000 तक कितनी टोटल आ रही है इसकी टोटल आ जाएगी आपकी 62,000। इसकी टोटल आपके आने वाली है 62,000। ओके, अभी ऊपर हमने क्या किया था 92,000 टोटल आई थी, 90 + 2 की टोटल हो गई 92,000। 92 से अगर 62,000 हम माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 30,000। देखो वही हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। अभी इसको आपको यहाँ पे नाम देना है नेट प्रॉफिट। मतलब 30,000 रुपीज़ हमारा क्या है नेट प्रॉफिट है। जो प्रॉब्लम में होता है वही यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो अभी वही आएगा ना, क्योंकि वही आइटम्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी प्री कॉलम के डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल आपको देखनी है, लेकिन पहले कौन सी टोटल करने वाले हैं हम, डेबिट साइड की टोटल करेंगे। देखो डेबिट साइड की टोटल करो प्री कॉलम की। प्री कॉलम के डेबिट साइड की टोटल कहाँ से स्टार्ट होने वाली है 4,000 से लेके यहाँ तक 2,000 तक होने वाली है। वो आपकी टोटल आने वाली है 19,200। ठीक है, और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड की टोटल आपको करनी है। तो क्रेडिट साइड की आपकी टोटल 30 + 2, तो यहाँ पे आपकी टोटल कितनी आनी चाहिए 32,000। वही टोटल आपको डेबिट साइड में लिखनी है 32,000। अभी 32,000 को 19,200 से माइनस करो तो रिमेनिंग जो अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाली है 12,800 और इसको हमें नाम देना है कैपिटल। मतलब ये हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट। आपको एमसीक्यू में भी आता है कि प्री पीरियड के कैपिटल को प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद ये देखो ये क्या है 60 + 30, मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी 92,000। ओके, अभी पोस्ट का करने वाले हैं। पोस्ट कॉलम की टोटल करो। पोस्ट कॉलम की पहले डेबिट कॉलम की टोटल आपको करनी है। पोस्ट कॉलम देखो 8,000 से स्टार्ट होके 4,000 तक आ रहा है, तो उसकी टोटल यहाँ पे आ रही है 42,800। करो यहाँ पे 42,800 आपकी टोटल आ गई। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही। क्रेडिट साइड में सिर्फ 60,000 अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे लिखनी है आपको 60,000 और वही टोटल आपको डेबिट के कॉलम में लिखनी है 60,000। अभी 60,000 को 42,800 से माइनस कीजिए तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 17,200 और इसको आपको नाम देना है रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, मतलब प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम रेवेन्यू प्रॉफिट नाम देंगे, प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट नाम देंगे और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट क्या होता है रेवेन्यू